आप सभी लोगों का एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में हम स्वागत करते हैं। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं ऑर्डर 5 का जो प्रोसेस है, सर्विस ऑफ समन। तो ऑर्डर 5 का जो आधा बचा हुआ था उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं आपको लेके चलूँ सीधे डायरेक्ट की तरफ। कल रूल नंबर 8 तक आप ऑलरेडी पढ़ चुके थे, चाहे तो थोड़ा सा इसको रिवाइज कर सकते हैं हम लोग। चैप्टर 5 में हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पर जो ऑर्डर 5 है उससे संबंधित समनों का निकाला जाना और उनकी तामील से रिलेटेड। तो यहाँ पे जरा ध्यान देंगे, समनों का निकाला जाना यानी कि रूल नंबर फर्स्ट, ऑर्डर नंबर 5 हम लोग पढ़ रहे थे। फिर रूल नंबर सेकंड में हमने पढ़ा हुआ था समनों से उपबद्ध वाद पत्र की प्रति, और थर्ड में हमने पढ़ा हुआ था न्यायालय प्रतिवादी या वादी को स्वयं उपसंजात करने के लिए आदेश दे सकेगा। रूल नंबर 4 पर एक नजर डालते हैं। किसी भी पक्षकार को स्वयं उपसंजात होने के लिए तब तक आदेश नहीं किया जाएगा जब तक कि वह किसी निश्चित सीमाओं के भीतर निवासी ना हो या निवास ना करता हो। तो इसमें दो तरह के पॉइंट्स हमें देखने को मिले थे जो इम्पोर्टेंट हैं। एक तो न्यायालय की मामूली आरंभिक अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करता हो, दूसरा ऐसी सीमाओं के बाहर में देखिए, ऐसी सीमाओं के बाहर किंतु ऐसे स्थान में निवास करता हूँ जो न्याय सदन से 50 मील से कम हो, और जहां पर कन्वेंस की अगर व्यवस्था हो, जैसे रेल, स्टीमर, संचार या अन्य स्थापित लोक परिवहन, वहां जो दूरी थी वो 200 मील से कम होनी चाहिए। जब पक्षकार को स्वयं उपसंजात होने के लिए ऐसा किया जाए तो इसकी लिए कंडीशन ये रखी गई रूल नंबर 4 पर। रूल नंबर 5 पर एक नजर डालते हैं। समन या तो विवादकों के स्पष्टीकरण के लिए या अंतिम निपटारे के लिए हो सकेगा, पर इसका डिस्क्रिप्शन समन में क्लियर होगा कि डेट किस लिए लगाई गई है, विवादकों के स्पष्टीकरण के लिए या अंतिम निपटारे के लिए। रूल नंबर 6 में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था प्रतिवादी की उपसंजाति के लिए दिन नियत किया जाना। प्रतिवादी कब उपस्थित हो इसके लिए कोर्ट डेट फिक्स कर सकता है, समन उसे भेजा जा सकता है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए रूल नंबर 7 पर। समन प्रतिवादी को यह आदेश देगा कि वह भी दस्तावेज पेश करे जिन पर वह निर्भर करता है, जैसे कि ऑर्डर 8 और नियम फर्स्ट काम में निर्दिष्ट दस्तावेजों की या उनकी प्रतियों को पेश करने के बारे में कोर्ट आदेश कर सकता है कि जिन आधारों पर आप अपनी प्रतिरक्षा करना चाहते हैं वो डॉक्यूमेंट्स या उनकी प्रतियां यहाँ जमा करें, फिर उसके बाद आगे आप प्रतिरक्षा कर सकते हैं। चलिए 1 नंबर पर जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर रूल नंबर 8 में अंतिम निपटारे के लिए समन निकाले जाने पर प्रतिवादी को यह निर्देश होगा कि वह अपने साक्षियों को पेश करे। अगर अंतिम निपटारे के लिए डेट लगाई गई है तो प्रतिवादियों को ऐसा निर्देश दिया जा सकता है कि जो उनके विटनेस हैं उनको कोर्ट में पेश किया जाए आदि, तो ऐसा भी आदेश कर सकते हैं। यहाँ तक तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम यहाँ पे बात करेंगे समन की तामील। जो समन है उसकी तामील किस प्रकार से होगी, जैसे आप सीआरपीसी में भी ऑलरेडी पढ़ते हैं समन की तामील के बारे में, और यहाँ पर हम लोग रूल नंबर 9 से स्टार्ट करने वाले हैं। एक बार सभी लोग थोड़ा सा कंफर्म कर दीजिए, सभी को डायरेक्ट शो हो रहा हो, और दूसरा वॉइस क्लियर हो, आवाज सही आ रही है आप सभी को। थोड़ा सा कंफर्म करिए तो फिर हम आगे करते हैं। क्लियर है। ओके गाइस, जरा ध्यान दीजिए। क्लियर है। ओके, चलिए रूल नंबर 9 पर जरा नजर डालिए। आप पढ़ रहे हैं ऑर्डर 5 और रूल नंबर 9। देखिए, न्यायालय द्वारा समय का प्रदान, न्यायालय कब टाइम दे सकता है समन की तामीली के बाद या
किसी को प्रतिरक्षा करने के लिए या किसी भी और कार्य के लिए कोई डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए। तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं रूल नंबर 9 और सब रूल फर्स्ट पर। जहाँ प्रतिवादी उस न्यायालय की अधिकारिता के भीतर निवास करता है जिसमें वाद संस्थित किया गया है, या उस अधिकारिता के भीतर निवास करने वाला उसका ऐसा अभिकर्ता है जो समन की तामील का प्रतिग्रहण करने के लिए सशक्त है। देखिए, पहली बात क्या की गई कि जहां पर न्यायालय स्थित है वहां पे जो प्रतिवादी है, डिफेंडर जिसको हम बोलते हैं, वो वहां पे खुद सेल्फ ही निवास करता हो या फिर उसका कोई एजेंट भी वहां हो सकता है, और एजेंट उसने नियुक्त कर रखा हो कि उसके लिए कोई समन आए तो उसे रिसीव कर ले। डाक के लिए जैसे रख लीजिए कोई कंपनी है, उन्होंने बहुत सारे कार्यालय भारत में खोल रखे हैं, तो उस ड्यूरेशन पर जहाँ पर भी उनके कार्यालय होंगे तो वहाँ पर मालिक स्वयं हो ना हो, लेकिन जिस व्यक्ति को वहाँ नियुक्त कर रखा है तो उस कंपनी में अगर समन की डिलीवरी हो जाती है तो ऐसा माना जाता है कि भाई वो डिलीवरी मालिक तक हो गई। तो यहाँ पर देखिए, जरा ध्यान दीजिए क्या करें। वहाँ समन जब तक कि न्यायालय अन्यथा निर्देश ना करे, उचित अधिकारी को उसके द्वारा या उसके अधीनस्थों में से एक या ऐसी कुरियर सेवा द्वारा जो न्यायालय द्वारा अनुमोदित हो तामील किए जाने के लिए प्रदत्त किया या भेजा जाएगा। तो समन कैसे भेजा जाएगा? जो न्यायालयों के द्वारा सबसे पहले अनुमोदित होना चाहिए, चाहे वो कुरियर सेवा हो, डाक सेवा हो या कोई अन्य भी। तो न्यायालय द्वारा अगर अनुमोदित है तो तामील किए जाने के लिए उसे प्रदत्त किया जा सकता है समन। रूल नंबर 2 पर एक नजर डालिए। उचित अधिकारी उस न्यायालय से भिन्न है। जो अधिकारी है वो उस न्यायालय से भिन्न है जिसमें वाद संस्थित किया गया है, और किसी न्यायालय का अधिकारी हो सकेगा और जहां वह ऐसा अधिकारी है वहां समन उसे ऐसी रीति से भेजा जा सकेगा जो न्यायालय निर्देश दे। तो देखिए, जरूर नहीं कि वो उसी न्यायालय का कर्मचारी हो, कहीं और का भी हो सकता है। अगर न्यायालय उसे निर्देश देता है तो उस आधार पर वो तामील कर सकता है। अगला जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सब रूल नंबर 3 पर। समन की तामील प्रतिवादी या तामील का प्रतिग्रहण करने के लिए सशक्त किए गए उसके किसी अभिकर्ता को संबोधित रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा अथवा ऐसी कुरियर सेवा द्वारा जो उच्च न्यायालय या उपनियम 1 में निर्दिष्ट न्यायालय द्वारा अनुमोदित हो अथवा उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों में यथाबंधित दस्तावेजों जिसके अंतर्गत फैक्स, संदेश या इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा भी है के पारेषण के किसी अन्य साधन द्वारा उसकी एक प्रति के प्रदान या पारेषण द्वारा की जा सकेगी। तो देखिए, तीसरा जो है इसमें बहुत सारे ऑप्शन इन्होंने दे दिए हैं कि समन की डिलीवरी कैसे की जा सकती है। तो देखिए, सबसे पहले बात ये की गई कि समन की तामील प्रतिवादी पर या तामील का प्रतिग्रहण करने के लिए सशक्त किए गए उसके किसी अभिकर्ता को संबोधित हो सकती है। तो पहली चीज तो ये कि प्रतिवादी जो है या तो सेल्फ उस पर या उसका कोई एजेंट भी है तो उस पर भी किया जा सकता है, यानी कि उसका कोई अभिकर्ता, उसका कोई कार्यालय है तो वहां पर भी किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा, स्पीड पोस्ट के द्वारा, या कोई कुरियर सेवा, अगर कुरियर सेवा द्वारा कर रहे हैं तो उच्च न्यायालय द्वारा उपनियम 1 कहाँ पढ़ा था हमने? यहाँ पर। यहाँ कहा गया ना कि न्यायालय द्वारा कोई अनुमोदित हो अगर कुरियर सेवा जिसको उन्होंने माना कि हाँ, इस कुरियर से समन डिलीवरी हो सकती है, तो उसके द्वारा, या फिर उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों में। जैसे अभी कोरोना का टाइम ड्यूरेशन चल रहा था तो ना कुरियर सेवा चल रही थी ना ही डाक सेवा प्रॉपर चल रही थी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक को भी वो कर दिया गया कि इनको भी माना जाएगा यहाँ पर। जैसे कि यथा उपबंधित दस्तावेजों को जिसके अंतर्गत उन्होंने फैक्स को मान लिया, या फिर इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा भी है। इसमें कई तरह के ऐप को भी इंक्लूड कर लिया गया, जैसे व्हाट्सएप वगैरह को कई जगह न्यायालयों ने परमिशन दी कि हाँ, इनके द्वारा भी सामान अगर भेजना हो तो उसका नंबर जो हो तो उसको व्हाट्सएप पर भी भेजा जा सकता है।
तो अगर हाईकोर्ट ऐसा नियम बना दे किसी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या किसी और जो टेलीग्राम जैसे ऐप हैं इन पर भी दिया जा सकता है, अगर हाईकोर्ट नियम बनाए तो ऐसा किया जा सकता है। लेकिन अभी इसमें देखिए फैक्स और इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा इनको तो वैलिड किया ही गया। इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा जैसे आप ईमेल वैलिड होता है, अगर किसी व्यक्ति को ईमेल रिसीव करा दिया जाए, उसे नोटिस पहुंच जाए तो उसकी डिलीवरी भी आ जाती कि हाँ उसे पहुंचा कि नहीं पहुंचा। अगर ईमेल भी किया गया तो इसको भी कई जगह वैलिड मान लिया जाता है। और हाईकोर्ट अगर जैसे नियम बनाए तो वैसा यहाँ पे वैलिड है। इमरजेंसी ड्यूरेशन अगर कुछ भी आता है, जैसे कोरोना का टाइम पीरियड है या कोई और अन्य परेशानी में, जैसे मान के चलिए कभी जो इमरजेंसी प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का 352 से लेकर के 360 तक के जो आर्टिकल हैं, इनमें भी कोई ऐसी इमरजेंसी होती है जिस समय ऐसी आवश्यक सेवाओं को बंद करना पड़ सकता है, तो उन ड्यूरेशन में ये सारी चीज़ें भी एप्लीकेबल हो सकती हैं। जैसा हाईकोर्ट नियम बनाया उसके अनुसार हाईकोर्ट की पावर होती है कि वो अपने जो उनके अधीनस्थ न्यायालय हैं उनके लिए अपने नियम बना सकता है, खुद के लिए भी। तो देखिए यहाँ के कहा गया कि इसके पारेषण के किसी अन्य साधन द्वारा, तो अन्य साधन में कुछ भी हो सकता है, व्हाट्सएप वगैरह इनको भी इंक्लूड किया जा सकता है, उनकी एक प्रति के प्रदान, मतलब एक प्रति उसे डिलीवर हो जाए या पारेषण द्वारा की जा सकेगी। उसके नंबर पर पहुंच गया, डिलीवर्ड हो गया, तो मान लिया जाएगा कि समन की डिलीवरी हो गई। आप जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, परंतु यह कि इस उपनियम के अधीन समन की तामील वादी के खर्च पर की जाएगी। अब कहा गया कि समन की जो तामील जो करवा रहा है वो किस पर करवाया जाएगा? जो प्लेंटिफ है जिसने केस रजिस्टर्ड किया है, अगर वो चाहता है कि इनको समन भेजा जाए तो समन भेजने के लिए उनको खर्चा देना होगा। तो यहाँ पर जिस दिन केस रजिस्टर्ड होता है तो समन के बारे में हम लोग ऑलरेडी कल पढ़ चुके थे कि जिस दिन केस रजिस्टर्ड किया गया सम्यक रूप से, उनके 30 दिन के अंदर उसके समन भेजा जाना चाहिए। और अगर 30 दिन के अंदर से समन जैसे ही मिलता है उस दिन से अगले 30 दिन के अंदर ही उसे अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए न्यायालय में जवाब पेश करना होगा, रिटन स्टेटमेंट। और नहीं मिलता तो ये टाइम पीरियड कहाँ तक बढ़ाया जा सकता है? 90 डेज तक। और अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन है तो टाइम पीरियड कितना बढ़ जाएगा? 120 डेज तक। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग कल पढ़ सकते हैं कल की क्लास में। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, सर्व नंबर 4 पर एक नजर डालते हैं। उपनियम 1 में किसी बात के होते हुए भी जहां कोई प्रतिवादी उस न्यायालय की अधिकारिता के बाहर निवास करता है, मान लो कोई भी प्रतिवादी है और वो उस न्यायालय की अधिकारिता के बाहर निवास करता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये हम थोड़ी देर के मान लेते हैं, ये इंदौर कोर्ट है, हाई कोर्ट इंदौर। यहाँ का कोई कोर्ट अगर कोई भी समन इशू करता है, पर ये इंदौर में नहीं, ये ग्वालियर में सर्व करना है, अब क्या होगा? तो देखो जरा समन के लिए क्या कह रहे हैं ये, कि अगर प्रतिवादी उस न्यायालय की अधिकारिता से बाहर निवास करता है जिसमें वाद संस्कृत किया गया, मान लो इंदौर कोर्ट में केस रजिस्टर्ड किया गया और अभी और न्यायालय यह निर्देश देता है कि उस प्रतिवादी को समनों की तामील ऐसे माध्यम से की जाए जैसा कि उपनियम 3 में निर्दिष्ट है। 3 में क्या था? ये सब इलेक्ट्रॉनिक संदेश भी भेजे जा सकते हैं, स्पीड पोस्ट रजिस्ट्रेटेड डाक से भेजे जा सकते हैं, स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जा सकता है, कोरियर सेवा से भेजा जा सकता है, और जैसा हाईकोर्ट नियम बनाए उस आधार पर ऐसे किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या कहा गया, रजिस्ट्री डाक से भिन्न वहाँ नियम 21 के उपबंध लागू नहीं होंगे। तो अब देखिए यहाँ पे जो नियम 21 की बात कर रहे हैं, ये एक सेकंड बस लाइन पर रहेगा प्लीज, 21 भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखो ये रहा रूल नंबर 21, क्या कह रहे हैं, जहां प्रतिवादी किसी अन्य न्यायालय की अधिकारिता के भीतर निवास करता है वहां समन की तामील कैसे होगी? तो देखिए समन की तामील के बारे में यहाँ प्रोविजन किए गए। समन को वह न्यायालय जिसने उसे निकाला है अपने अधिकारियों में से किसी के द्वारा कर सकता है, या डाक द्वारा, या ऐसी कोरियर सेवा द्वारा जो उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित हो, फैक्स संदेश द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा, या ऐसे किन्हीं अन्य साधनों द्वारा जिनका उपबंध उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा किया जाए। राज्य के भीतर या बाहर ऐसे किसी न्यायालय को भेज सकेगा जो उच्च न्यायालय ना हो, जिसकी उस स्थान में अधिकारिता है जहां प्रतिवादी निवास करता है। तो देखिए एक साधन तो ये हो गया कि भाई उसे डाक द्वारा कोरियर द्वारा भेजा जाए, या फिर दूसरा जो साधन है वो ये है
कि वहाँ जो कोर्ट है उस कोर्ट को भेज दिया जाए, तो वो कोर्ट कैसे हम समझेगा, जैसे कि उसने ही उस समन को जारी किया हो और फिर वो सर्व कराएगा। तो यहाँ पर ऐसा भी किया जा सकता है। तो ये दो तरीके यहाँ पे बताए गए, जो रूल नंबर आप 4 जो पढ़ रहे हैं इसका, रूल नंबर 9 का सब रूल नंबर 4। तो इसके अकॉर्डिंग यही है कि अगर जहाँ पर देखिए, अब इसको एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। उपनियम एक में किसी बात के होते हुए, जो आपने एक में पढ़ा था यहाँ पर, ये यहाँ से शुरू होता है और ये पूरा यहाँ तक आपने जो पढ़ा इसमें। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखिए जल्दी से, एक में किसी बात के होते हुए भी जहाँ कोई प्रतिवादी उस न्यायालय की अधिकारता से बाहर निवास करता है जिसमें वाद संस्कृत किया गया और न्यायालय निर्देश देता है कि उस प्रतिवादी को समनों की तामील के माध्यम से किया जाए, जैसा कि उपनियम 3 में निर्दिष्ट है। तो उपनियम 3 में यहाँ बताया जाए कि रजिस्ट्री डाक द्वारा या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से भेजा जाए। और क्या कहा गया आगे, रसीदी रजिस्ट्री डाक से भिन्न, और रसीदी रजिस्ट्री डाक टिकट नहीं भेजना है। यहाँ पर वहाँ नियम 21 के उपबंध लागू नहीं होंगे। 21 में क्या किया गया था, उस कोर्ट को भी भेजा जा सकता है जिस कोर्ट के द्वारा, तो यहाँ कोर्ट को भेजने की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ ये इनमें से कोई भी संसाधन से भेज सकते हैं। सब रूल नंबर 5 पर एक नजर डालिए। हेलो, वॉइस क्लियर है कि आप लोगों को, एक बार कंफर्म कर दीजिए। यस सर। हाँ, जहाँ समझ में नहीं आया या ऐसा लगे कि कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट हो गई तो प्लीज जरूर बताइएगा, है ना। चलिए जरा ध्यान दीजिए, सब रूल नंबर हम लोग 5 पर एक नजर डालते हैं। जब कोई अभिस्वीकृति या अन्य पावती जिस पर प्रतिवादी या उसके अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर होने तात्पर्य है। तो पहले कहा गया कि जब कोई अभिस्वीकृति है या पावती है या जिस पर प्रतिवादी या उसके अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर होना तात्पर्य है। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब समझे क्या होता है? नहीं, देखो क्या होता है, जैसे आपने ये रजिस्ट्री भेजी है, इसी रजिस्ट्री के साथ में एक पावती भी लगाई जाती है पीछे से। तो एक पोस्ट कार्ड टाइप का छोटा सा एक होता है जिसको हम लोग पावती भी बोलते हैं, टाइप का छोटा सा। इसमें वो जिसको रिसीव, जिसने भेजा उसका नाम था और जिसको वो मिला हुआ उसके साइन सिग्नेचर होकर के इसको रिटर्न कर दिया जाता है। तो जब ये डाक उसको जाएगी, जनरली ये रजिस्टर्ड डाक में लगाया जाता है और स्पीड पोस्ट में भी लोग लगा देते हैं। तो जब रजिस्टर्ड में जाएगा तो ये जो पावती है ये क्या होती है, वहाँ पर जिसको ये दी गई है उसकी ये सिग्नेचर करा करके इस पर यहाँ पर उससे सिग्नेचर करा लेते हैं कि हाँ कब ये वापस उस व्यक्ति के पास जाएगी जिसने ये रजिस्ट्री भेजी थी। ठीक, और अगर ये रिसीव हो गई है तो कोर्ट में ये विवाद खत्म हो जाता है कि इसको ये नोटिस नहीं मिला था, इसको समन नहीं मिला, ये बात के जितने भी ऑब्जेक्शन होते हैं ना वो सब क्लियर हो जाएगा। तो ये रही ना पावती, मिल तो गया, जब मिल गया है तो इसका मतलब क्लियर है। इस पर कोई फिर वाद विवाद नहीं होता वहाँ पर कि कोई भी इस पर ऑब्जेक्शन दिया जाए कोर्ट में तो नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या करें, जब कोई अभिस्वीकृति या अन्य पावती या जिस पर प्रतिवादी या उसके अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर होने तात्पर्य है न्यायालय द्वारा प्राप्त की जाती है अथवा डाक वस्तु जिसमें समन अंतर्निहित है न्यायालय द्वारा वापस प्राप्त किए जाते हैं, जिस पर डाक कर्मचारी या कुरियर सेवा द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा किया गया। इस आशय का प्रस्थांकन तात्पर्य है कि प्रतिवादी या उसके अभिकर्ता ने जब समन उसे भेजे गए या पारित किए गए थे तो उस डाक वस्तु का प्रदान लेने से इनकार कर दिया। इस लाइन पे जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो आप देख रहे हो ना कि कौन लिखे उसके लिए, या तो डाक का कर्मचारी लिखे, लाइन पे ध्यान दीजिए, डाक का कर्मचारी कुरियर सेवा द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा। इस आशय का प्रस्थांकन तात्पर्य है कि प्रतिवादी या उसके अभिकर्ता ने जब सामान उसे भेजे गए या पारित किए गए थे तो उस डाक वस्तु का प्रदान लेने से इनकार कर दिया। जब किसी व्यक्ति को कोई सामान भेजा जाए या जो डाक भेजी गई कोर्ट के द्वारा और वो लेने से मना कर देता है तो क्या समझा जाएगा, इसके बारे में कोर्ट क्या ओपिनियन बनाएगा, क्या धारणा बनाएगा, तो समझ में जरा ध्यान दीजिएगा। जिसमें समन अंतर्दिष्ट थे अथवा उपनियम 3 में निर्दिष्ट किसी अन्य साधन से लेने से इनकार कर दिया है तो समन निकालने वाला जो न्यायालय है वो यह घोषणा करेगा कि समन सम्यक रूप से प्रतिवादी पर तामील कर दिए गए। तो कोर्ट ये मान लेगा कि अगर ये टिप्पणी कोर्ट में पहुंच गई है, जो डाक भेजी थी उस डाक के ऊपर कोई डाक का कर्मचारी
या जो कुरियर थी उस कुरियर का कोई कर्मचारी ये लिख देता है कि नहीं साहब इन्होंने लेने से मना कर दिया, इसलिए मैं इसे रिटर्न कर रहा हूँ, ऐसा वो लिख देता है। अगर लेने से इनकार कर दिया गया तो इसका मतलब ही यही होता है कि जैसे कि उसको ये समन की तामील हो चुकी है, चाहे वो समन हो चाहे वो वारंट हो या कोई भी हो। ये क्रिमिनल में भी ऐसा ही है, सिविल में भी सेम रूल है। आप जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए कौन सा रूल आप पढ़ रहे थे, वीआईपी सेक्शन है। कई जगह ऐसा होता ना, कहीं हमने डाक दिया और उसने लेने से मना कर दिया कि नहीं साहब मैं नहीं ले पाऊंगा, वो लिख देता है ऐसा। सेल भी कई बार जैसे आप आरटीआई वगैरह कुछ भी ऐसे डॉक्यूमेंट कहीं लगाने जाते हैं, सामने वाला मना कर देता है कि नहीं साहब मैं नहीं लूंगा, लिख देता है वो। और कई बार तो हम लोग जो उसमें सील भी लगा देते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपने जो आवेदन भेजा था उसे वो रिसीव हो गया, ऐसा माना जाएगा। या आपने कोई उसे समन वारंट जो भी भेजा, समन भेजा गया है, वारंट में तो खैर पुलिस अरेस्ट करके ही लाती है, समन भेजा गया हो और समन भेजा गया या नोटिस भेजा जाए और व्यक्ति लेने से इनकार कर दे तो उसका अर्थ यही होता है कि उस व्यक्ति को वो सर्व हो चुका है। कौन सा पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर रूल नंबर 9 और सब रूल नंबर कितना पढ़ रहे थे 5, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, कहाँ लिखा है ये, ऑर्डर नंबर 5 और रूल नंबर 9, जल्दी से बताओ सब रूल कितना है 5। ठीक, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और कई जगह आपको ये पूरी फुल डिटेल में लिखा मिलेगा, ऑर्डर 5, रूल नंबर कितना है 9 और सब रूल कितना है 5। ठीक, इसमें इस बात का जिक्र किया गया कि कोई भी व्यक्ति अगर लेने से मना कर दे और डाक या द्वारा या किसी भी कुरियर के जो अधिकारी है उसके लिए सूचित किया गया है, उस व्यक्ति द्वारा ये लिख दिया जाता है कि लेने से मना कर दे तो मान लिया जाता कि वो हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, परंतु में, परंतु जहाँ समन उचित रूप में सॉरी जहाँ समन उचित रूप में पता लिखकर उस पर पूर्व संदाय करके और रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा सम्यक रूप से भेजा गया था, वहाँ इस उपनियम में निर्दिष्ट घोषणा इस तथ्य के होते हुए भी की जाएगी कि अभिस्वीकृति खो जाने या इधर उधर हो जाने या किसी अन्य कारण से समन निकालने की तारीख से 30 दिन के भीतर न्यायालय द्वारा प्राप्त नहीं हुई है। तो कई बार ना क्या होता है ना, ऐसा खो जाती है, जैसे ये रजिस्ट्री के साथ आपने लगाया उसको, तो कभी कभी रिटर्न नहीं भी आती है, कहीं खो गई अगर, तो ऐसा मान लिया जाएगा जैसे कि 30 दिन के अंदर न्यायालय ने उसे प्राप्त नहीं की, मान लो इधर उधर कहीं खो गई, तो कई बार जरूरी नहीं कि सबके सब रिटर्न वापस भी आ जाए, जनरली नहीं भी आती, जो पावती लगाई जाती है रजिस्टर्ड डाक, आप तो डाक तो पहुंच गई है लेकिन इसके बाद जो सिग्नेचर करके भेजी गई है वो रिटर्न नहीं आती। कई बार तो क्या ना डाकिया जो रहता है वो खुद ही नहीं निकालता, ऐसे दे देता है, लोग भूल गया तो वो रिटर्न वापस नहीं आएगी। तो अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यथास्थिति उच्च न्यायालय या जिला न्यायाधीश उपनियम 1 के प्रयोजनों के लिए कुरियर अभिकरणों का एक पैनल तैयार करेगा। तो जो कुरियर हैं किन किन को वैलिड किया जाएगा, किन के द्वारा माना जाएगा कि समन भेजा गया है और वैलिड है, किसी भी कुरियर को नहीं देंगे, जो कुरियर हाईकोर्ट की लिस्ट में हो, जो पैनल उन्होंने बनाया हो, उन्हीं पैनल को देना ज़्यादा बेटर होता है अगर ये सम्यक कार्रवाई में आपको पार्टिसिपेट करना है या फिर वहाँ पर इनको वैलिड कराना है। तो सबसे पहले देखिए इंडियन पोस्ट तो वैलिड है ही, बाकी जो बड़े बड़े कुरियर के हैं जिनको हाई कोर्ट अपने पैनल में तैयार करे तो उनको ये वैलिडेशन होता है कि हाँ इनके द्वारा भेजा गया समन ऐसा मान लिया जाता है कि वो सर्व हो गया और कई तरीके से पहुँच भी गया होगा। चलिए इतना क्लियर है, रूल नंबर 9 आपने पढ़े, क्लियर है क्या ये? यस सर। नेक्स्ट जरा देखें हम लोग रूल नंबर 9A पर थोड़ा सा एक नजर डालते हैं। रूल नंबर 9A क्या है देखिए जल्दी से हम इसका देखें, जिसको समझ नहीं आया तो प्लीज जरूर बताइएगा कहाँ क्लियर नहीं हुआ है। रूल नंबर 9A पर एक नजर डालते हैं। देखिए तामील के लिए वादी को समन का दिया जाना। अच्छा, कोई समन क्या वादी को दे देंगे, जाओ प्रतिवादी को दिया, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, ऐसा अगर देखिए बार बार कोई डाक से या उससे नहीं पहुंच रहा है तो बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है कि वादी को भी दिया जा सकता है कि जाओ ये सर्व करे। और कई बार क्या होता है जैसे प्रतिवादी का अगर एड्रेस बदल गया है, उसके पास समन नहीं पहुंच रहे हैं और केस ज़्यादा पेंडिंग जा रहा है, तो कोर्ट ये भी कर देता है कि भाई लाओ उनका एड्रेस बताओ, नए एड्रेस पे लिखें भेजते हैं, और या फिर आप सेल्फ ले जाओ उसको शामिल करके आओ। तो देखो जरा ध्यान दीजिए, ऐसा कोर्ट कर सकता है। तो आप कौन सा पढ़ रहे हैं, रूल नंबर 9A और सब रूल नंबर 1। न्यायालय नियम 9 के अधीन समन की तामील के अतिरिक्त
वादी के आवेदन पर प्रतिवादी के उपसंजात होने के लिए समन जारी करने के लिए ऐसे वादी को ऐसे प्रतिवादी पर ऐसे समनों को शामिल करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा। तो अगर कोर्ट को लग रहा है कि वादी को ये पता है तो प्रतिवादी कहाँ रहता है, और अगर लग रहा है कि यहाँ पर जाकर के कोर्ट का अगर समाधान हो जाता है तो कोर्ट ऐसा कर सकता है कि उसको लगे कि न्याय के हित में उचित है तो वो कर सकता है। और ऐसे किसी मामले में ऐसे वादी की तामील के लिए समन का प्रदान करेगा। तो अगर उसे लग रहा है कि वादी को समन दे दिया, जाओ प्रतिवादी से दिया सकते हैं, तो कौन सा रूल आप पढ़ रहे हैं? रूल नंबर 9 है, सब रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग ऐसा किया जा सकता है। अगला जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सब रूल नंबर 2 पर एक नजर डालते हैं। न्यायालय के न्यायाधीश या ऐसे अधिकारी द्वारा जो वह इस निमित्त नियुक्त करे, हस्ताक्षरित और न्यायालय की मुद्रा से मुद्रांकित ऐसे समनों की तामील ऐसे वादी द्वारा या उसकी ओर से उसकी एक प्रति व्यक्तिगत रूप से प्रतिवादी को देकर या निवेदन करके की जाएगी, या तामील की ऐसी पद्धति से की जाएगी जो नियम 9 के उपनियम 3 में उल्लेखित है। तो जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नियम 9 में और 3 में आपने क्या पढ़ा था? कोरियर के द्वारा, स्पीड पोस्ट से, या ऐसे किसी भी तरीके से की जा सकती है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी किया जा सकता है। तो ऐसे करके, तो देखिए क्या कर रहे हैं कि ऐसे वादी द्वारा जिसे नियुक्त किया गया है न्यायालय के द्वारा, तो वादी द्वारा या उसकी ओर से उसकी एक प्रति व्यक्तिगत रूप से प्रतिवादी को देकर या निवेदन करके की जाएगी। तो जब वादी को दे दिए तो वादी का कोई कर्मचारी भी जाकर के उसे दे करके आ सकता है, या तामील की ऐसी पद्धति से की जाएगी जो नियम 9 के और उपनियम 3 में उल्लेखित। 3 में वही सारी चीजें स्पीड पोस्ट से कर सकते हो, कोरियर से कर सकते हो, और जो इलेक्ट्रॉनिक को भी उसमें वैलिड किया गया है वो सभी माध्यमों से कर सकते हैं। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सब रूल नंबर 3 पर नजर डालिए। नियम 16 और नियम 18 के उपबंध इस नियम के अधीन व्यक्तिगत रूप से शामिल किए गए समनों पर उसी प्रकार लागू होंगे मानो तामील करने वाला व्यक्ति एक तामील करने वाला अधिकारी। कौन कौन से? नियम 16 और नियम 18 के उपबंध। तो चलिए नियम 16 और 18 पर एक नजर डालिए। नियम 16 में देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, वह व्यक्ति जिस पर तामील की गई है अभिस्वीकृति हस्ताक्षरित करेगा। जिस पर तामील की गई है तो वो अभिस्वीकृति के हस्ताक्षर करेगा कि हाँ मुझे मिल गया। जैसे देखो क्रिमिनल में क्या था, समन था वो 2 प्रतियों में बनाया जाता था। एक प्रति उस व्यक्ति को दी जाती थी जिसके लिए समन जारी किया गया, और जो दूसरी प्रति होती थी उसकी जो कॉपी होती थी उस कॉपी पर पीछे उस पर सिग्नेचर करा लिए जाते थे। जैसे ये समन है और इसके बैक साइड में उस व्यक्ति जिसको रिसीव कराया गया उसके यहाँ से सिग्नेचर करा लेते थे और तारीख पर कि आज के दिनांक को ये रिसीव किया गया। तो एक तो ये था। अब वही बात क्या कर रहे हैं कि वह व्यक्ति जिस पर तामील की गई अभिस्वीकृति हस्ताक्षरित करेगा, तो जो समन है वो समन की बैक साइड में जो दूसरी कॉपी होगी उस पर वो साइन करा के रिटर्न वापस कोर्ट को भेज देता, तो कोर्ट को ये पता चल जाए हाँ भाई ये समन उसको रिसीव हो गया। तो देखिए जरा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जहाँ तामील करने वाला अधिकारी समन की प्रति स्वयं प्रतिवादी को या उसके निमित्त अभिकर्ता को या किसी अन्य व्यक्ति को प्रदत्त करता है या निवेदित करता है, वहां जिस व्यक्ति को प्रति ऐसे प्रदत्त या निवृत्त की गई है उससे यह अपेक्षा करेगा कि वह मूल समन पर प्रस्थांकित तामील की अभिस्वीकृति पर अपने हस्ताक्षर करे। जो उसकी मूल कॉपी थी उस पर क्या उसको रिसीव हो गया, इसके लिए वो हस्ताक्षर करे। तो कौन कौन रिसीव कर सकता है? ये तो सेल्फ प्रतिवादी या उसके निमित्त कोई भी अर्जी करता है वो कर सकता है, या कोई अन्य व्यक्ति है जिसे उसने नियुक्त किया हो कि भाई कोई डाक वगैरह आए तो उसे रिसीव कर सकता है, उसे प्रदत्त या निवृत्त करता तो ऐसा किया जा सकता है। अब यहाँ पर रूल नंबर 18 की और बात कर लेते हैं। 16 और 18 में कैसे कहा गया था, देखिए जल्दी से ध्यान दीजिए। ये 18 है, कहा गया कि तामील करने के समय और रीति का प्रस्थांकन, जो तामील करने का टाइम था और जो रीति थी वो कैसे वहाँ भेजी गई उसका प्रस्थांकन भी। प्रस्थांकन का मतलब होता है उसके जस्ट बैक साइड में नोट लगा देना कि किस टाइप से रिसीव किया गया, और उसकी जो अभिस्वीकृति है वो भी उस पर लिखवाई जा सकती है। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, तामील करने वाला अधिकारी उन सभी दशाओं में जिनमें समन की तामील नियम 16 के अधीन की गई है। समन की जो तामील है वो नियम 16 के अधीन की गई है,
और उस समय को जब और उस रीति को जिससे समन की तामील की गई थी, और यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने उस व्यक्ति को जिस पर तामील की गई है पहचाना था और जो समन के प्रदान या निदान का साक्षी रहा था, तो उसका नाम, पता, कथित करने वाली विवरणी मूल समन पर प्रस्थापित करेगा या कराएगा, या मूल समन से उपबद्ध करेगा या फिर कराएगा। तो जो मेन कॉपी थी, कॉपी तो उसे रिसीव करा दी, और जो दूसरी कॉपी है उसी कॉपी पर प्रस्थापित करेगा किसको किस समय प्रदान किया गया। तो ये दोनों के ही कौन से, रूल नंबर 18 और रूल नंबर 16, इसमें आपने पढ़ा कि जिस व्यक्ति को तामील किया वो अभिस्वीकृति के अपने हस्ताक्षर करेगा वहाँ पीछे, और 18 में लिखा गया कि वो व्यक्ति टाइम भी लिखेगा कि कहाँ पर किस नीति से उसे रिसीव कराएगा। तो जो सब रूल नंबर 3 आप पढ़ रहे थे यहाँ पर नियम 16 और 18 के उपबंध, इस नियम के अधीन व्यक्तिगत रूप से तामील किए गए समनों पर उसी प्रकार लागू होंगे मानो तामील करने वाला व्यक्ति एक तामील करने वाला अधिकारी था, भले ही वो ये समन किसको दिया गया हो, वादी को कि जाओ जाते सर्व करे हो। तो वादी या वादी का कोई कर्मचारी अगर वहाँ जाता है सर्व करने के लिए प्रतिवादी के पास, तो नियम 16 और नियम 18 के रूल को पालन करवाएगा। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, सब रूल नंबर 4 पर एक नजर डालते हैं। यदि ऐसे समनों को उनके निवृत्त किए जाने पर प्राप्त करने से इनकार किया जाता है, यह तामील किया गया व्यक्ति तामील की अविस्वीकृति पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है, या किसी कारणवश ऐसे समन व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं किया जा सकता, तो न्यायालय पक्षकार के आवेदन पर न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को तामील की जाने वाली रीति से तामील किए जाने के लिए समनों को पुनः जारी करेगा। जैसे मान लीजिए पहले समन जारी किया गया और समन किसी कारणवश वहाँ पर तामील नहीं हो पाया, तो क्या किया जाएगा, वादी आवेदन देगा और उसके आवेदन पर कोर्ट पुनः से यानी कि दोबारा से यहाँ पर समन को जारी करेगा। अब जब देखिए रूल नंबर 10 में एक नज़र डालिए, तामील का ढंग कैसा होगा, मतलब सर्व करने का जो प्रोसेस हो वो कैसा होगा। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करें, समन की तामील उसकी ऐसी प्रति के प्रदान या निदान द्वारा की जाएगी जो जिला न्यायाधीश या ऐसे अधिकारी द्वारा जो वह इस निमित्त नियुक्त करे हस्ताक्षरित हो और जिस पर न्यायालय की मुद्रा लगी हो। तो सबसे पहले चीज क्या करें कि जहाँ पर समन की तामील उसकी ऐसी प्रति के प्रदान द्वारा या निदान द्वारा की जाएगी जो न्यायाधीश या ऐसे अधिकारी द्वारा जो वह इस निमित्त नियुक्त करे हस्ताक्षरित हो और जिस पर न्यायालय की मुद्रा लगी है। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं ये देखा है आप, फर्स्ट उसे प्रदान करके, निदान करके और न्यायालय या उस अधिकारी के हस्ताक्षरित होंगे और उस पर न्यायालय की मुद्रा भी लगी होगी, यानी कि सील भी लगी होगी। यहाँ पर रूल नंबर 11 पर एक नजर डालिए, अनेक प्रतिवादियों पर तामील। कई प्रतिवादी हैं, वहाँ कैसे होगा। तो देखिए जैसे हर एक उस पर की जाएगी, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अन्यथा वेद के सिवाय जहाँ एक से अधिक प्रतिवादी हैं तो या तो एक एक करके कर दिया जाए, और बहुत ज्यादा है तो फिर क्या होगा, देखिए वहाँ समन की तामील हर एक प्रतिवादी पर की जाएगी। हाँ कई बार देखिए अगर बहुत ज्यादा है, जैसे लाखों की संख्या में और सब पे अलग अलग नहीं कराया जा सकता, तो वहाँ भी ऐसा किया जा सकता है कि कहीं पर जैसे टीवी चैनल या ऐसे करके भी सबके लिए कॉमन भी निकाला जा सकता है। तो रूल नंबर आप 11 के अकॉर्डिंग ये देखिए, अनेक प्रतिवादी हैं तो वहाँ पर सब पर समन की तामील हर एक प्रतिवादी पर की जाएगी। रूल नंबर 12 पर एक नजर डालिए, जब साध्य हो तब समन की तामील स्वयं प्रतिवादी पर अन्यथा उसके अभिकर्ता पर की जाएगी। तो देखिए कहाँ पर क्या कहा गया कि जब साध्य हो तब समन की तामील तो स्वयं प्रतिवादी पर भी की जा सकती है और अन्यथा उसके अभिकर्ता पर भी की जा सकती है। अगर वो व्यक्ति ना मिले जिसको समन भेजा प्रतिवादी, तो वहां पर उसके अभिकर्ता को भी भेजी जा सकती है। देखिए यहाँ पे क्या करें, जहाँ कहीं भी यह साध्य हो वहाँ तामील स्वयं प्रतिवादी पर की जाएगी, किंतु यदि तामील का प्रतिग्रहण करने के लिए सशक्त उसका कोई अभिकर्ता है तो उस पर तामील भी कराई जा सकती है। अगले जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे सब रूल नंबर 13 पर, उस अभिकर्ता पर तामील जिसके द्वारा प्रतिवादी कारोबार करता है। देखो एक प्रतिवादी है और प्रतिवादी ने कोई एक व्यक्ति को अपॉइंट कर रखा है और वो सब जगह जाकर के बिजनेस करता है, क्योंकि हर जगह नहीं जा सकता तो वहाँ उसके अधिकर्ता एजेंट्स जाते हैं। अब एजेंट्स यहाँ पे देखिए
क्या उसको समन की तामील की जा सकती है? तो हाँ, बिल्कुल की जा सकती है। देखिए जहाँ ध्यान दीजिएगा कैसे। आप पढ़ रहे हैं रूल नंबर 13 और सब रूल नंबर फर्स्ट, ऑर्डर कौन सा है? 5। अब जरा ध्यान दीजिए, किसी कारोबार या काम से संबंधित किसी ऐसे बाद में जो किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध है जो उस न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास नहीं करता। अब यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जो न्यायालय की सीमाओं के भीतर निवास नहीं करता है और जिसने समन निकाला है, किसी भी ऐसे प्रबंध या अभिकर्ता पर ठीक तामील समझी जाएगी जो तामील के समय ऐसी सीमाओं के भीतर ऐसे व्यक्ति के लिए स्वयं ऐसा कारोबार या काम करता है। भले ही देखिए, अगर हम यहाँ पर देखें कि ग्वालियर के कोर्ट में कोई केस रजिस्टर किया गया, पर जो डिफेंडर है वो यहाँ नहीं रहता, प्रतिवादी है वो ग्वालियर में नहीं रहता, वो मान लीजिए इंदौर में रहता है, ये किसी दूसरी जगह निवास करता है, भारत में कहीं दूसरी जगह रहता है, तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ लेकिन उसका एक एजेंट ऑफिस बना रखा है, यहाँ पर उसके जो कर्मचारी हैं वो रहते हैं, या एजेंट कोई बना रखा है जो कंपनी को यहाँ संभालता है, तो उस एजेंट पर भी अगर समन की तामील कर दी जाती है तो ऐसा माना जाएगा कि उसके मालिक को समन की तामील होती है। तो सब रूल नंबर 2 पर जरा ध्यान दीजिएगा। देखो, पोत के मास्टर के बारे में इस नियम के प्रयोजन के लिए यह समझा जाएगा, पोत मतलब जो पानी का जहाज होता है इस संबंध में, कि वह स्वामी या भाड़े पर लेने वाले व्यक्ति का अभिकर्ता है। तो जिसने भी पानी का जहाज लिया हो, सामान इधर से उधर जा रहा हो और उसको अगर कोई दिया जाए सामान, तो भी उसको मान लिया जाएगा भैया उसके मालिक को पहुंच गया है। और क्योंकि यहाँ पर जैसे किसी ने किराए पर उसको ले रखा है, तो ऐसा माना जाएगा कि ये उसका एजेंट है। एक क्वेश्चन 2009 में ये पूछा गया था, जरा ध्यान दीजिएगा, सिविल जज का एग्जामिनेशन में 2009 में फर्स्ट टाइम अपने अंडर लिया हुआ था ये सीजे सिविल जज वर्ग 2 की जो वैकेंसी आती है उसके लिए। वहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था, ये पोत वाला जो था ना, यहाँ पर इसको आप टैक्सी कर लीजिए, ऐसा जरा ध्यान दीजिएगा। टैक्सी आप किराए पर लेते हो तो वो क्या समझा जाएगा? 4 ऑप्शन थे, उसका कर्मचारी समझा जाएगा, अभिकर्ता समझा जाएगा, या फिर केवल भाड़े पर लिए गई जो टैक्सी है वो उसके अंडर नहीं आएगी। अगर मान लीजिए कोई वो एक्सीडेंट करता है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था 2009 में। तो यहाँ पर इसको एजेंट माना, हाई कोर्ट ने इसको एजेंट माना, पर बहुत से लोगों ने उसमें अपना कुछ और दिमाग लगाया था कि टैक्सी किराए पर दिया, भाई हम ऑटो में बैठ के गए और वो ऑटो छोड़ देता है हमें थोड़ी दूर जा करके, तो क्या उसने ड्यूरेशन में हमारा उसके साथ रिलेशन क्या था? क्या हम मालिक थे और वो हमारा एजेंट समझा जाएगा? और उस समय अगर कोई दुर्घटना होती तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? क्या मालिक होगा या टैक्सी ड्राइवर स्वयं होगा? अगर टैक्सी वाला कहीं ठोक देता है किराए से गाड़ी ले करके, तो क्या उसकी पेनल्टी हमारे ऊपर लगेगी? तो हाई कोर्ट ने तो देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, सब रूल नंबर साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर कि अगर टैक्सी या कोई भी चीज आप हायर करते हो तो उसको क्या मान लिया जाएगा? उसका एजेंट मान लिया जाएगा। अब यहाँ पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस व्यक्ति पर आ जाएगी जो व्यक्ति उस कार में बैठा हो। इस रूल के अकॉर्डिंग तो यही लग रहा है ना? देखो यहाँ पे माना भी था ये क्वेश्चन को, ये 2009 का मैटर था। चलो, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रूल नंबर 14। इतना क्लियर हुआ कि आप लोगों को? यस सर। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, रूल नंबर 14 पर एक नजर डालिए। स्थावर संपत्ति के बादों में भारसाधक अभिकर्ता पर तामील। हाँ, अब देखो जरा, कहा गया कि जब इमूवेबल प्रॉपर्टी हो और वहां पे भार साधक जो अभिकर्ता है उस पर कोई तामील की जा सकती है क्या? तो देखिए जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, जहां स्थावर संपत्ति की बाबत अनुतोष या उसके प्रति किए गए दोष के लिए प्रतिकर अभिप्राप्त करने के बाद में तामील स्वयं प्रतिवादी पर नहीं की जा सकती। क्या कहना है? देखिए, जहां स्थावर संपत्ति की बाबत अनुतोष या उसके प्रति किए गए दोष के लिए प्रतिकर अभिप्राप्त करने के लिए बाद में तामील स्वयं प्रतिवादी पर नहीं की जा सकती है और प्रतिवादी का उस तामील का
प्रतिग्रहण करने के लिए सशक्त कोई अभिकर्ता नहीं है, कोई एजेंट भी नहीं है, तो वहां तामील प्रतिवादी की किसी ऐसे अभिकर्ता पर की जा सकेगी जो उस संपत्ति का भाग साधक है। बात समझ में आई क्या इसके बारे में? देखो, एक प्रॉपर्टी है जो हम इसको मान लेते हैं, ये घर है और पूरा सा बड़ा सा महल बना देते हैं, चलो अच्छा महल बन गया, ठीक है। और यहाँ पे बढ़िया एक गार्डन वार्डन ऐसे लगा रखा है इधर पूरा, और लेकिन यहाँ पर कोई भी विवाद आता है किसी चीज से संबंधित, पर मालिक यहाँ नहीं मिल रहा है, जो ओनर है वो नहीं मिल रहा है, और उसने कोई एजेंट भी यहाँ पर नियुक्त नहीं किया है, तो फिर किस पर तामील की जाए? मालिक मिल नहीं रहा है, एजेंट है नहीं, तो फिर क्या करेंगे? तो यहाँ पर देखिए ये देखा जाएगा पावर कि ऑफ अटर्नी से रिलेटेड है क्या? नहीं, समन तामील के बारे में हम बात कर रहे हैं अभी, तो यहाँ कोई पावर अटर्नी वगैरह नहीं दी गई है। तो मान लीजिए अगर पावर ऑफ अटर्नी दी गई तो फिर हम मान लेंगे कि उसने एजेंट नियुक्त कर रखा हाँ है ना। अब यहाँ दिया नहीं है, मान लो ऐसे केस में क्या हो सकता है? तो यहाँ पर देखिए एक चीज समझिए कि भले ही यहाँ पर पावर अटॉर्नी ना हो या किसी को उसने नियुक्त ना किया हो, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी की देखरेख के लिए यहाँ कोई रामू काका रहते हैं, मान लो। कई जगह ना मूवी वगैरह में आपको देखें रामू काका से राजू भैया ऐसे करके तो नाम आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे इस टाइप से हम कोई भी नाम लेते हैं, मान लो यहाँ पर किसी रामू काका को नियुक्त कर लिया, तो फॉर एग्जाम्पल, या फिर आर नाम के किसी व्यक्ति को यहाँ पर नियुक्त किया गया, चलो रामू काका को भी छोड़ देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए आर नाम का कोई व्यक्ति अगर यहाँ नियुक्त किया गया है, तो अब यहाँ पर क्या होगा? क्या हम इस पर समन की तामील कर सकते हैं? तो यहाँ पर बिल्कुल कर सकते हैं, और बिल्कुल ऐसा माना जाएगा कि ये जैसे इसका एजेंट हो, मालिक का एजेंट हो, क्योंकि ये जब इसकी देख रेख कर रहे हैं जो चल रही, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि ये मालिक का एजेंट है और इस पर इसकी तामील की जा सकती है। चलिए रूल नंबर 15 पर एक नजर डालिए। जहां तामील प्रतिवादी के कुटुंब के वयस्क सदस्य पर की जा सकेगी। अब फैमिली मेंबर में किसके ऊपर तामील की जा सकती है? तो यहाँ पर देखिए कहा गया कि जहाँ तामील प्रतिवादी है उसके कुटुंब यानी कि जो उसका परिवार है उसके किसी वयस्क सदस्य पर की जा सकती है। बच्चों को नहीं दिया जा सकता कि वहाँ कोई बच्चे हैं उनको दे दिया गया और थोड़ी देर बाद उन्हें जहाज बना के उड़ा दिया। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जहाँ किसी बाद में प्रतिवादी अपने निवास स्थान से या उस समय अनुपस्थित है जब उस पर समन की तामील उसके निवास स्थान पर की जानी है। मान लो वहाँ पर वो व्यक्ति नहीं है, तो क्या होगा? और युक्त समय के भीतर उसके निवास स्थान पर पाए जाने की संभावना भी नहीं है, और समन की तामील का उसकी ओर से प्रतिग्रहण करने के लिए सशक्त उसका कोई अभिकर्ता नहीं है, तो वहाँ क्या होगा? यहाँ पे एजेंट नहीं है पर फैमिली तो है। वहाँ तामील प्रतिवादी के कुटुंब के ऐसे किसी वयस्क सदस्य पर, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, ये ध्यान रखना इस शब्द को, क्रिमिनल में और सिविल में यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन आता है, की जा सकेगी जो उसके साथ निवास कर रहा हो। स्पष्टीकरण पर एक नजर डालिए। इस नियम के अर्थ में सेवक कुटुंब का सदस्य नहीं है। जहाँ समन की तामील की जाएगी तो जो सेवक है वहां पर, जिसको आप नौकर मानते हो, सिर्फ क्रिमिनल केसेस में उसको क्लियर नौकर लिखा है और सिविल में इसको हम यहाँ पर सेवक पढ़ रहे हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, सेवक या नौकर पर समन की तामील नहीं की जा सकती, पर वयस्क सदस्य पर की जा सकती है। सिविल मैटर में एक चीज और है कि देखिए यहाँ पर कुटुंब के ऐसे किसी वयस्क सदस्य पर, चाहे वह स्त्री हो पुरुष हो, उस पर समन की तामील की जा सकती है। लेकिन अगर यही मैटर क्रिमिनल में होता तो वहाँ साफ साफ लिखा है महिलाओं पर समन की तामील नहीं की जाएगी, ना समन न वारंट किसी की भी तामील नहीं की जा सकती। ठीक, वहाँ महिला शब्द को हटा दिया गया, स्त्री जो शब्द था इसको क्रॉस कर दिया गया है क्रिमिनल केसेस के लिए, पर सिविल केसेस में ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है गाइस? चलो रूल नंबर 16 पर एक नजर डालिए। तो लिखो, वह व्यक्ति जिस पर तामील की गई है अभी स्वीकृति हस्ताक्षरित करेगा। जिस व्यक्ति पर तामील की जा रही है वो व्यक्ति अपने सिग्नेचर करेगा। ये ऑलरेडी हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर रूल नंबर 17 पर एक नजर डालिए। जब प्रतिवादी तामील का प्रतिग्रहण करने से इनकार करे या ना पाया जाए तब प्रक्रिया क्या होगी? जो प्रतिवादी है वो नहीं लेता है तो फिर क्या होगा? तो पहले भी हम लोग उसके लिए पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा इसमें
नजर डालिएगा जल्दी से क्या कह रहा है देखिए। जहाँ प्रतिवादी या उसका अभिकर्ता या उपरोक्त जैसा अन्य व्यक्ति अभिस्वीकृति पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है, या जहाँ तामील करने वाला अधिकारी सभी सम्यक और युक्तियुक्त तत्परता बरतने के पश्चात ऐसे प्रतिवादी को ना पा सके, मतलब प्रतिवादी को नहीं सर्च कर पाता है जो अपने निवास स्थान से उस समय अनुपस्थित है, जब उस पर समन की तामील उसके निवास स्थान पर की जानी है और युक्तियुक्त समय के भीतर उसके निवास स्थान पर पाए जाने की संभावना नहीं है, मालिक नहीं मिल सकता, और ऐसा कोई अभिकर्ता नहीं है जो समन की तामील का प्रतिग्रहण करे या उसकी ओर से करने के लिए सशक्त है, और ना कोई ऐसा अन्य व्यक्ति है जिस पर तामील की जा सके। वहाँ तामील करने वाला अधिकारी उस गृह के जिसमें प्रतिवादी मामूली तौर से निवास करता है या कारोबार करता है, देखिए जहाँ वो रह रहा हो या कारोबार करता है दोनों जगह पर किया जा सकता है, या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है, कहीं पर भी प्रॉफिट के लिए कोई काम करता हो, बाहरी द्वार पर या किसी अन्य सहजदर्श भाग पर समन की एक प्रति लगाएगा और तब वह मूल प्रति को उस पर प्रस्थापित या उससे फॉरवर्ड ऐसी रिपोर्ट के साथ जिसमें यह कथित होगा कि उसने प्रति को ऐसे लगा दिया है और वे कौन सी परिस्थितियां थी जिनमें उसने ऐसा किया कथित होंगी, और जिनमें उस व्यक्ति का नाम और पता कथित होगा जिसने गृह पहचाना था और जिसकी उपस्थिति में प्रति लगाई गई थी, उस न्यायालय को लौटाएगा जिसने समन निकाला। ये क्लियर बात होगी यहाँ पे। जहाँ पर वो व्यक्ति निवास करता है और वो नहीं मिलता है, ना ही उसका कोई एजेंट है, ना ही कोई और दूसरा व्यक्ति है, तो आस पड़ोस के लोगों को बुलाएंगे कि ये घर इसी का है। वो अगर बोलते हैं हाँ इसी का है और ये व्यक्ति यहीं निवास करता लेकिन अभी नहीं है, तो इस बात की जब पुष्टि हो जाती तो उस व्यक्ति की, जिन लोगों ने ये घर इसी का है, उसी से या तो पंचनामा बना लेते हैं 4-5 लोगों से, और बना करके सहज दृश्य स्थान क्या होता है उसके दरवाजे पर ऐसे ऊपर कि जब वो गेट खोले तो सबसे पहले उसे वो समन दिख जाना चाहिए, तो वहां लगाकर केस चिपका देंगे और ऐसी रिपोर्ट न्यायालय को भेज देंगे, तो समन लिया जाएगा कि हाँ ये समन प्रतिवादी को सर्व हो गया है। रूल नंबर 18 आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्रस्थांकन कैसे होगा। जिस व्यक्ति को दिया जा रहा है उस व्यक्ति उस पर सिग्नेचर अपने कर देगा, किस समय किया है, टाइम डेट उसमें दोनों लिखा जाएगा। अगला जरा ध्यान दीजिएगा, रूल नंबर 19 पर एक नजर डालते हैं। तामील करने वाले अधिकारी की परीक्षा। जिस व्यक्ति ने समन वहां सर्व किया है, क्या उस व्यक्ति की भी परीक्षा होगी? परीक्षा का मतलब वो नहीं, सॉरी कल, अच्छा ये 19 पढ़ लो फिर, हाँ फिर पढ़ा, केवल ये 19 पढ़ लो 2 लाइन। तो यहाँ परीक्षा का मतलब ये नहीं होगा तो उसको पेपर कॉपी दिया जाएगा और उसे बोलेंगे चलो कोई 5 क्वेश्चन हल करो, कोई 10 क्वेश्चन हल करो, ऐसी परीक्षा नहीं होगी। हाँ पर ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या करें। जहाँ समन नियम पत्रा के अधीन लौटा दिया गया है वहाँ तामील करने वाले अधिकारी की परीक्षा उसकी अपनी कार्रवाइयों की बाबत न्यायालय स्वयं कर सकता है या किसी अन्य न्यायालय द्वारा उस दशा में करेगा या कराएगा जिसमें उस नियम के अधीन विवरणी तामील करने वाले अधिकारी द्वारा शपथ पत्र द्वारा सत्यापित नहीं की गई है। जहाँ पर जिस व्यक्ति ने तामील की हुई है और वहाँ पर उसने शपथ पत्र लगा करके रिपोर्ट बना करके नहीं भेजी है, तो वहाँ पर ऐसा किया जा सकता है, न्यायालय उसकी परीक्षा कर सकता है और उस दशा में कर सकेगा या करा सकेगा जिसमें वह ऐसे सत्यापित की गई है, और उस मामले में ऐसी अतिरिक्त जांच कर सकेगा जो वह ठीक समझे। अगर न्यायालय को कहीं पर भी चिंता लगता है तो जिस व्यक्ति ने तामील किया उसे बुला करके उसकी परीक्षा कर सकता है, उससे पूछा जा सकता है कहाँ किसको कैसे दिया है और इसकी पूरी रिपोर्ट वहाँ पर बना के चाहिए, तो वो इस पर्पज के लिए कर सकते हैं। देखिए या तो वह घोषित करेगा कि समन की तामील सम्यक रूप से हो गई है या ऐसी तामील का आदेश करेगा जो वह ठीक समझे। अगर न्यायालय को लगता है कि हाँ इसकी तामील ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक हुई है, तब तो उसे ओके कर देगा इस रिपोर्ट को, अन्यथा वो दोबारा से इशू करके दोबारा से तामील के लिए कराएगा। तो चलिए गाइस यहाँ पर हमने 19 तक पढ़ लिए और 19 के बाद बाकी के जो रूल हैं 30 तक हमें कंप्लीट करने हैं, तो कल हम उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं। इससे रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज बताइए जल्दी। नहीं ओके चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए ओके बाय।